कर्व फिटिंग में हम लोग पहले समझते हैं कि बेसिक आइडिया तो मैंने आपको दे दिया था। आज बताने की जरूरत है कि सीधे एग्जांपल से स्टार्ट करें? ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, सीधे हम लोग आज सर 15 एक बार बता दीजिए। चलिए समझते हैं कर्व फिटिंग क्या है। सपोज कि मेरे पास एक कोई रैंडम डेटा आ गया है जो, हाँ, सपोज मेरे पास इस तरह से कुछ डेटा है, ढेर सारा। मैं बना दे रहा हूँ, आप लोग समझिएगा। अगर मैं कहूँ कि मेरे पास कोई डेटा है इस तरह का, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है, और मैंने कोई डिफरेंट डिफरेंट मैंने वो लिए, अपना एक्सपेरिमेंट किया और मुझे इस तरह का शेप मिल गया। क्लियर यहाँ तक? तो अगर इस तरह का शेप मिला होगा और मैं बोलूँगा कि आपको चलिए अच्छा है, इसको कर्व फिट करने का मतलब होता है कि अगर आपके पास किसी एक्सपेरिमेंट का कोई रैंडम डेटा है जो अनस्ट्रक्चर्ड है, तो वो किस पाथ को फॉलो कर रहा है, उसके लिए स्पेसिफिक कर्व क्या होना चाहिए, उसके लिए स्पेसिफिक इक्वेशन क्या होगी, जो ये डिसाइड करेगी कि जो मेरा इनपुट है। सपोज मैंने यहाँ पे ना कुछ इनपुट डेटा बहुत ढेर सारा लिया था, और इतना कि मैं यहाँ पे दिखा नहीं पा रहा हूँ ना, बहुत सारे डेटा यहाँ पे इनपुट है, और आप किसी एक वेरिएबल x को वेरी कर रहे हैं, उसके करेस्पॉन्डिंग आपको y की ढेर सारी वैल्यूज मिल रही हैं। ऐसा भी हो सकता है कि ये एक ही बार का परफॉर्मेंस ना हो, ये डेटा जो है y1 हो, यहाँ पे यही एक्सपेरिमेंट जो है 2 बार इसी सेम x के लिए ना आपने 2-3 बार एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। किसी एक स्टूडेंट का y1 हमने मान लिया, किसी दूसरे स्टूडेंट का y2 मान लिया, किसी तीसरे स्टूडेंट का y3 मान लिया। इस तरह से हमने, या एक ही स्टूडेंट ने जब वो डेटा कई बार किया होगा, तो इस तरह से हमको रैंडम नंबर मिल गया। ये डिफरेंट डिफरेंट ऑफ एक्स के लिए इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू जो थी वो एक बन के आ गई। अब मुझे पता नहीं चल पा रहा ना कि, अभी तो आपको कुछ कुछ आइडिया लग रहा होगा कि ये किस फंक्शन को फॉलो करेगा, मुझे नहीं पता चल रहा। या अगर मैं यहाँ पे रिलेशन दिखाना चाहूँ कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन y इज इक्वल टू एफ ऑफ x, ये तो हमको समझ में आ रहा है कि कुछ एक पैटर्न है कि आपका y जो है वो x का कोई एक फंक्शन है। लेकिन बेसिकली वो फंक्शन है क्या, अगर आपसे पूछें, तो वो फाइंड आउट करने के लिए जो बेस्ट सूटेड एक ऐसा मैथमेटिकल फॉर्मूला जो इस डेटा को डिफाइन करता हो, जो आपके पास एक डेटा मिला हुआ है, उस डेटा के बिहाफ पे आप एक सबसे क्लोजेस्ट मैथमेटिकल फॉर्मूला डिफाइन कर सकते हैं कि जो आपका रिलेशन बिटवीन एक्स और वाई को जस्टिफाई करे, तो आपका क्या कहलाता है, वो कर्व फिटिंग के हेल्प से आप दे सकते हैं उसको। ठीक है, कर्व फिटिंग समझ के सब लोग? अब जैसे अगर मेरे पास ये पूरा डेटा होता, तो मैं कहता कि मैं कुछ एक ऐसा फिटिंग लगाऊं जो एक्स के रिस्पेक्ट में वाई को इस तरह फॉलो करे, तो आप कह सकते हैं कि सर ये समथिंग कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है ना? तो मैं कह सकता हूं कि यहाँ पे अगर मैं इसको सेट करता, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना? हेलो? यस सर। तो अब अगर मुझे फिटिंग कांस्टेंट ए, बी और सी की वैल्यू पता है ना, तो मैं इसको ट्रेस करवा सकता हूं। क्लियर है? तो मेरे पास इस समय फिटिंग के लिए ए, बी और सी होता। लेकिन अगर यहीं पे ये डेटा इतना ना दे करके मैं कहता कि यहीं तक फॉलो कर रहा है, इतना ही दूर तक का, या केवल पहला पार्ट या दूसरा पार्ट है। सपोज ये डेटा इतना ही दिया होता है मेरे पास, है ना? माइट बी आपके पास पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है, ये हालांकि ये कर्व वहीं तक था, अगर आप इसको और आगे तक खींचते, अगर इस लाइन को आप आगे तक खींचते तो ये कर्व ऐसा जाता, लेकिन मेरे पास डेटा केवल इतने ही दूर तक का है। तो मैं अगर एज्यूम करूंगा इसको, तो मैं ये मान के चलूंगा कि y बराबर एम एक्स प्लस सी का एक पैटर्न है ना? तो मेरे पास यस अगर सर। सुटेबल वैल्यू ऑफ m मिल जाए और सुटेबल वैल्यू ऑफ c मिल जाए, तो क्या मैं इस लाइन को ट्रेस कर सकता हूं क्या? इसको, इसका सबसे बेस्ट फिट कर्व क्या हो जाएगा, एक लीनियर कर्व आएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि आपके पास जो भी क्लस्टर्ड डेटा अवेलेबल है, जो मैं इस डेटा को वैल्यू बोल सकता हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम हमने वैल्यू और डेटा पॉइंट में डिफरेंस समझा था कि मेरे पास एक एफ एक्स है, ये मेरे पास एक्स एक्सिस है, इसके करस्पॉन्डिंग एक वाई अवेलेबल है, कि मतलब कि जो इस मैथमेटिकल फॉर्मूले को, इस फंक्शन को फॉलो करता होगा y बराबर एफ एक्स। तो अगर मेरे पास जो भी डेटा अवेलेबल है, उसके अकॉर्डिंग मेरा सबसे बेस्ट सूटेड कर्व क्या होगा, जो x और y के रिलेशन को जस्टिफाई करेगा, वही हम कर्व फिट से डिफाइन करते हैं।
क्लियर है? तो कर्व फिटिंग का दो यस पार्ट सर। आता है। एक पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, पहले तो हम सीखते हैं कि कर्व फिटिंग होती कैसे है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अगर हमने कर्व फिटिंग कर ली तो अब जा करके उसका इक्वेशन क्या बनेगा। ठीक है ना? तो अगर हमने कर्व फिटिंग की और हमको ये जो फिट कोफिशिएंट होते हैं, हम इनको फिटिंग कोफिशिएंट बोल सकते हैं, क्योंकि अगर इनकी वैल्यू, जैसे अगर मेरे पास लीनियर है तो मेरे पास y बराबर एम एक्स प्लस सी का एक इक्वेशन बन रहा है, तो मेरे पास m और c एक फिटिंग कोफिशिएंट हो गए। अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो a b c इसके फिटिंग कोफिशिएंट हो गए। यही तो हो सकता है। तो अगर इनकी वैल्यू पता है तो हम बेस्ट जो इनका फिटिंग का इक्वेशन आएगा ना, y बराबर ये हम इसकी वैल्यू को निकाल सकते हैं कि सबसे सुटेबल लाइन कौन सी है जो इस क्लस्टर्ड डेटा को एक पॉइंट पे रिप्रेजेंट कर सकती है। क्लियर है? यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी को? नो सर। चलिए, तो हम कर्व फिटिंग का एक छोटा सा एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं, जहां पे हम सबसे पहले लीनियर एक क्लस्टर डेटा क्रिएट करेंगे, क्योंकि हमारे पास तो कोई ऐसा रैंडम डेटा पहले से अवेलेबल नहीं है। रैंडम डेटा क्रिएट करते हैं, इस तरह का एक डेटा क्रिएट करते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं कि सबसे बेस्ट कर्व कौन सा आता है। स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्लियर ऑल सीएलसी बताने की जरूरत नहीं है। मैं एक डेटा क्रिएट कर रहा हूँ एक्स का, और मैंने यहाँ पे किया है एक्स बराबर रैंडम नंबर है 1 to 100 तक का, है ना। वन से लेके 1 के अप्रॉक्स में ये 1 से लेकर के 100 तक का है, और उसमें हमने 10 से मल्टीप्लाई किया हुआ है। तो 1 के आसपास ये 100 डेटा क्रिएट करेगा, जिसमें हम 10 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। तो इसके पास 100 वैल्यूज आ गई है एक्स की। ठीक है ना? अब हमने डी को किया डिस्टरबेंस, जिसको मैं मान के चल रहा हूं कि जो मेरा प्लॉट है उसमें कितने का डिस्टरबेंस आ जाए। तो मैं देखिए यहाँ पे डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहा हूँ रैंडम नंबर का। देखिए मैं यहाँ पे डी जनरेट कर दे रहा हूँ। डी भी जनरेट हो गया। अब मैं एक नंबर, एक लाइन में क्लस्टर डेटा का क्रिएट कर रहा हूं, क्योंकि देखिए अभी आप कहेंगे सर यहाँ तो देख के पता लग जा रहा है कि ये y बराबर एम एक्स प्लस सी टाइप का डिस्टरबेंस है, या जो भी फंक्शन होगा इसी के अप्रॉक्स आएगा। लेकिन अभी क्योंकि मुझे क्रिएट करना है, अगर आपके पास पहले से ही कोई क्लस्टर डेटा होगा तो आपको इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं रहेगी। y बराबर एम एक्स प्लस सी लिया है और वहां पे एक डिस्टरबेंस ऐड कर दिया है, ताकि हमारे उसमें फिक्स कर्व ना दिखे, आप कुछ यहाँ पे डिस्टरबेंस आ जाए। तो मैंने x डिफाइन कर दिया, मैंने y डिफाइन कर दिया, और जो x और y का एक फंक्शन है ना, उसमें मैंने एक डिस्टरबेंस ऐड कर दिया है, ताकि वो आपको क्लियर लाइन ना दिखाई दे, उसमें कुछ आपको वेरिएशन दिखाई दे। तो मैंने x और y को प्लॉट कर दिया। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो देखिए आपका जो इक्वेशन था y बराबर एम एक्स प्लस सी प्लस डी, तो यहाँ पे देखिए मैंने एम एक्स प्लस सी किया है और उसमें एक डिस्टरबेंस मैंने क्रिएट कर दिया, तो इसका डेटा रैंडमाइज होके इतना आ रहा है। ठीक है ना? यस सर। अब यहाँ पे आप चाहें तो 2 into रैंडम डी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए हमने 2 into रैंडम डी कर दिया है। तो अब रैंडमनेस और बढ़ गई, तो हम वाई को अपडेट कर लेते हैं और इस प्लॉट को और थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, देखते हैं कितना आता है रैंडम डी। अब देखिए थोड़ा सा डिस्टर्बेंस ज़्यादा हो गया है, इसका क्लस्टरेशन ज़्यादा हो गया ना। जो इसमें फैलाव था इस कर्व में, जो भी डिस्टर्बेंस का था, वो अब थोड़ा बढ़ गया है। तो हम उस पर चेक करते हैं। ग्रिड ऑन मैंने कर दिया। अब ग्रिड ऑन हो गई होगी। देखिए यहाँ पे ग्रिड आ गई है। अब ये ग्रिड ऑन हो गई है। मैंने होल्ड ऑन कमांड कर दिया। इसका मतलब है कि अब अगर कहीं भी प्लॉट कमांड आएगा तो उसके लिए नई फिगर विंडो नहीं खुलेगी, वो इसी फिगर विंडो पे ओवरलैप हो जाएगा। ठीक। अब उसके बाद मैं यहाँ पे एक कांस्टेंट जनरेट कर रहा हूँ। मैंने कहा था ना कि अगर मेरे पास y बराबर एम एक्स प्लस सी टाइप का कुछ कर्व है, अगर मुझे कुछ आइडिया लग रहा है कि ये मेरा एक लीनियर है, तो मुझे पता है कि ये y बराबर एम एक्स प्लस सी का ही एक लाइन होगा। तो मेरे पास दो वेरिएबल है, एक m है और एक c है। तो मैंने एक कांस्टेंट नाम से, देखिए यहाँ पे मैं कांस्टेंट जनरेट करना चाहता हूँ। कैसे? ये है आपका कर्व फिट का कमांड, है ना, लीनियर स्क्वायर और कर्व फिट करके कमांड है। मैं वहां पे एक फंक्शन को कॉल कर रहा हूं, जिस फंक्शन का नाम है फंक्शन वन करके। एट द रेट का मतलब होता है कि आप जब किसी फंक्शन को कॉल करते हैं, उसका एड्रेस देते हैं, मतलब कि जो भी आपका खुला हुआ है करंट वर्किंग डायरेक्टरी, वहां से ये फंक्शन वन को कॉल कर दे। ठीक है ना? अब इस तरह के फंक्शन को कॉल करने के कई सारे तरीके होते हैं। देखिए एक दिन मैं थोड़ा सा स्पेसिफिक वे में आपको बताऊंगा कि फंक्शन कैसे कॉल किया जाता है। एक तरीका होता है कि डायरेक्ट आप यहाँ पे लिखते फंक्शन वन, इनपुट वेरिएबल लिख देते और यहाँ पे
अब सॉरी यहाँ पे आउटपुट वेरिएबल लिखते, फिर यहाँ पे फंक्शन लिखते, फिर उसके ब्रैकेट में उसका इनपुट वेरिएबल लिख करके या सीधे फंक्शन करके ब्रैकेट में इनपुट वेरिएबल डाल लीजिए, आउटपुट वो अपने आप जनरेट कर देता है। तो ये भी एक तरीका होता है फंक्शन को कॉल करने का। एक फंक्शन का कॉल करने का तरीका, आप एट द रेट से फंक्शन किसी को कॉल कर सकते हैं। और उसके बाद हमने उसकी इनिशियल वैल्यू दे दी, 0,0 हमने दिया है। अब देखिए फंक्शन में अगर मैं कांस्टेंट मान के चल रहा हूं और मैं फिर यहाँ पे इनिशियल वैल्यू उसको, ये मेरा कॉलम है कि रो है, देखिए अगर इसको देखा जाएगा तो यहाँ पे 2 रोज हैं और 1 कॉलम है ना। इसका मतलब है कि मेरा डेटा ना कुछ इस तरह से आएगा कि जो कॉलम फर्स्ट का पहला एलिमेंट होगा वो कांस्टेंट 1 होगा, और कॉलम फर्स्ट का जो सेकेंड रो होगा ना वो मेरा कांस्टेंट 2 होगा। इसका मतलब कि m मेरा कांस्टेंट 1 होगा और c मेरा कांस्टेंट 2 होगा। उसके बाद x है और y है, तो x का कोफिशियंट कांस्टेंट 1, y का कोफिशियंट आपका सॉरी जो मेरा दूसरा वाला वेरिएबल वो है वो मेरा c हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे एक्स वाई के रिस्पेक्ट में दिया गया है ये। अब मैं एक्स फिट को कॉल करता हूं, जो एक्स फिट है वो मेरा 0 से लेकर के 10 तक चलेगा, और 0.1 के डिफरेंस को, जो टॉलरेंस बैंड है वो 0.1 का लेके चलेगा। जो वाई फिट है वो क्या करेगा, फंक्शन 1 को कॉल करेगा। फंक्शन 1 क्या था, अभी हम दिखा रहे हैं फंक्शन 1 क्या है, यहाँ पे देखिए हम चेक कर लेते हैं। फंक्शन 1 ये है, तो y क्या करेगा, y फिट फंक्शन 1 को कॉल करेगा, कांस्टेंट की वैल्यू को पुट करेगा, जो भी मेरा कांस्टेंट जनरेट होके आएगा m का और c का, वो कैसे जनरेट होगा, इस कमांड के द्वारा। ठीक है ना। ये कमांड क्या कर रहा है, जो भी क्लस्टर्ड डेटा है उस क्लस्टर्ड डेटा में 0 से स्टार्ट करेगा, 0 m बराबर 0 और c बराबर 0, वहां से स्टार्ट करेगा, और एक्स वाई का जो प्लॉट है उसमें ये सबसे बेस्ट कर्व फिट को डिफाइन करके कांस्टेंट को दे देगा। कांस्टेंट की जो वैल्यू आएगी वो आपकी एक कॉलम मैट्रिक्स रहेगी जिसमें 2 रो होंगी। उस रो का पहला वाला एलिमेंट आप m को डिफाइन कर देंगे और सेकंड वाला एलिमेंट आप c को डिफाइन कर देंगे, और फिर उसके बाद हम एक्स फिट को देखेंगे। वाई फिट हो जाएगा, फंक्शन 1 को कॉल करेगा, कांस्टेंट करेगा और एक्स फिट तक के लिए इसको रन कर देगा। फिर हम उसको प्लॉट करके चेक कर लेंगे क्या इस डेटा पे वो सबसे सुटेबल फिट आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो हम लाइन बाय लाइन करते चलते, अगर ये कमांड रन हुआ तो आप देखिएगा यहाँ पे कांस्टेंट नाम से एक वर्क स्पेस में वेरिएबल डिफाइंड होगा जिसमें एक कॉलम 2 रो होंगी। ठीक है ना। अगर मेरा कमांड सही रन कर रहा है तो यहाँ पे चेक कीजिए, कांस्टेंट नाम से मेरे एक मैट्रिक्स क्रिएट हुई, एक कॉलम मैट्रिक्स है जिसमें 2 रो है। तो ये वाला m के बराबर जाएगा, पहला वाला एलिमेंट m के बराबर जाएगा जो रो फर्स्ट में है, जो रो सेकंड में है वो c के बराबर जाएगा। तो वही हमने यहाँ पे किया है, कॉलम 1 का जो पहला एलिमेंट है वो m में जाए और सेकंड वाला इसमें चला जाए। तो जो एलिमेंट 1 था, देखिए अगर आपको याद हो, देखिए एलिमेंट ये 1 है ना, 1.9550 सेमी कॉलन 5.2518, देखिए पहला वाला m को असाइन हो गया और दूसरा वाला मैंने किया तो ये देखिए c को असाइन हो गया 5.2518। अब मैं x फिट एक डेटा क्रिएट कर रहा हूं जो 0 से लेके 10 तक का है और 0.1 के गैप पे है। तो 0 से 10 तक का देखिए ये भी प्लॉट हुआ था, ये वाला जो हमने यहाँ पे रैंडम नंबर लिया था 1 से 100 तक का, यहाँ तक 10 तक के लिए ना 10 तक मल्टीप्लाई होता रहे। तो ये वाला यहाँ पे देखिए है इस तरह से 10 इंटू 10 और 100, ये वाला पूरा डेटा यहाँ पे जो x वाला वेरिएबल था ये वाला, ये x 10 तक गया था। इसी तरीके से यहाँ भी हमने x फिट का एक x फिट नाम से एक वेरिएबल डिफाइन कर लिया 101 पॉइंट का। ठीक है। फिर हमने y फिट का एक पॉइंट जनरेट किया ताकि जब x की वैल्यू 0 से 10 तक चले पॉइंट 1 के गैप पे, तो उसमें y क्या हो, y जो हो वो फंक्शन 1 के हिसाब से चले। y जो मेरा क्या करे, फंक्शन 1 को फॉलो करे। फंक्शन 1 में क्या है, कांस्टेंट की वैल्यू फिट हो जाए, मतलब कि m की वैल्यू और c की वैल्यू आ जाए, और हर एक x फिट की वैल्यू के लिए वो ऐसा रन करे। तो x फिट की वैल्यू अगर 0 से लेके 100 तक है, 0.1 तक के लिए, तो y फिट भी आपका एग्जैक्ट 101 डायमेंशन का होगा, 101 पॉइंट के लिए डिफाइंड होगा, और हर पॉइंट पे m और c को ये रखता चला जाएगा। ठीक है ना। जो आपका फंक्शन 1 की हेल्प से कांस्टेंट आया था, किसकी वैल्यू m और c की, इसमें रखता चला जाएगा। इसको देख लेते हैं हम लोग। हमने y फिट को कर दिया, देखिए y फिट भी एक वेरिएबल डिफाइन हो गया जिसमें 1 से लेके 101 पॉइंट दिए हैं। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, प्लॉट करते हैं इसी पे। तो क्योंकि होल्ड ऑन मेरा हो चुका है ऑलरेडी, एक बार देखिए मैं फिर से कर देता हूँ, होल्ड ऑन हो चुका है। अब मैं
एक्स फिट और वाई फिट को प्लॉट कर रहा हूं, रेड कलर से रहेगा, लाइन विथ उसकी 2 रहेगी। मैं इसको प्लॉट करता हूं इसी कमांड पे, देखिए देखिए आ गया डेटा। और जो फंक्शन वन था वो आप देख ही लिए थे। फंक्शन वन क्या था, अच्छा मैंने बताया नहीं था। फंक्शन वन में क्या है, फंक्शन वन क्या है, एक यूजर डिफाइंड फंक्शन है। यूजर डिफाइंड फंक्शन में हम सबसे पहले फंक्शन लिखते हैं, उसके बाद जो भी हमारा आउटपुट होता है उसको लिखा जाता है। तो आउटपुट फंक्शन स्पेस आउटपुट इक्वल टू फंक्शन नेम ब्रैकेट में फंक्शन वेरिएबल, या हम ये कह सकते हैं कि इस फंक्शन के लिए जो इनपुट होगा वो यहाँ पे लिखते हैं। तो फंक्शन के लिए इनपुट में क्या क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है और एक्स की वैल्यू है। तो देखिए इसको जब हमने कॉल किया था यहाँ पे इस कमांड में, तो देखिए हमने वही किया था, हमने फंक्शन को लिखा था, कांस्टेंट को लिखा था, और एक्स की वैल्यू क्या रहेगी, एक्स फीट तक। तो यही हमने यहाँ पे रन किया था। और ये वाई को डिफाइन कैसे कर रहा है, तो इसके हिसाब से वाई बराबर कांस्टेंट वन इंटू एक्स प्लस कांस्टेंट टू। इसका मतलब y बराबर कांस्टेंट वन की वैल्यू m है, x की वैल्यू को पुट करेगा जो भी यहाँ से। अब ये कांस्टेंट में ना दो डेटा होने चाहिए। पहला तो ये कैसे डिफाइन करेगा, y बराबर पहला डेटा m प्लस एक्स प्लस कांस्टेंट का दूसरा डेटा 2। तो ये y बराबर एम एक्स प्लस सी एक आपका लीनियर इक्वेशन हर एक पॉइंट के x की हर एक वैल्यू के लिए ये y का एक एक पॉइंट आपको देता चला जाएगा। तो जैसे मान लीजिए कि आपने x की पहली वैल्यू को कॉल किया, तो यहाँ पे x की पहली वैल्यू आएगी, तो यहाँ पे m आएगा, x की पहली वैल्यू आएगी और c आ जाएगा, तो y की पहली वैल्यू आएगी। फिर ये दूसरा डेटा जाएगा, तो यहाँ पे x की दूसरी वैल्यू आएगी, यहाँ पे m प्लस एक्स की दूसरी वैल्यू प्लस c, इस तरह से करते करते 101 पॉइंट जो x के हैं उसके करस्पॉन्डिंग 101 पॉइंट y का क्रिएट कर देगा, और फिर हम उसको यहाँ पे प्लॉट कर देंगे। तो हमारा जो सबसे बेस्ट सूटेड कर्व है वो हमारा मिल जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना किसी को। नो सर। नो सर। तो इस तरह से हम लोग एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कर्व फिट करके देखते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कर्व फिट हम लोग कैसे करेंगे। तो हम लोग एक नया कमांड लिखते हैं यहाँ पे। कर्व फिटिंग में हमारा जो इनिशियल है वो तो यही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आने वाला है। मैं एक्स की इतने ही रेंज के लिए, सॉरी कंट्रोल जेड कंट्रोल सी करना है, कोड में डिस्प्ले कर दूं, आप लोग करते रहिए, है ना। आप लोग साथ में यस कोड सर। भी लिखते रहिएगा, तब तक मैं साथ साथ में अपना बैकग्राउंड वाला कोड जो है ये वाला करता रहूं। चलिए ये वाला कोड आप लोग देख के करते रहिए, मैं अपना दूसरा कोड यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। आप लोग ये वाला कोड रन करते रहिए, तब तक ये वाला कोड मैं इधर तैयार कर लेता हूँ अपना। मैंने नॉइज वही कर लिया। अब जाके मुझे इसमें y डिफाइन करना है, तो मैं चाहता हूँ कि y मेरा कुछ क्वाड्रेटिक हो जाए। तो मैं यहाँ से थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने इंसर्ट किया, तो मैं चाहता हूँ y बराबर ए एक्स स्क्वायर हो। तो मैं यहाँ पे 2x स्क्वायर बना देता हूँ इसको, डॉट कैप हो जाए यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस b इंटू एक्स आ जाएगा, है ना। b इंटू एक्स कर लेता हूँ, प्लस c कर लेता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे प्लस c की वैल्यू मैं कर देता हूँ 10 प्लस, और मैंने यहाँ पे कर दिया 2d के बजाय यहाँ पे इस बार मैं केवल d लेके चलता हूँ, तो देखता हूँ क्या होता है। और मैं यहाँ पे इसको प्लॉट कर लेता हूँ। भी आप लोग कर रहे हैं कि नहीं साथ में? टाइप कर रहे हैं। हाँ वेरी गुड। तो मैं यहाँ पे प्लॉट कर दिया एक्स वाई, और मैं एक बार इसको चेक कर लेना चाहता हूँ कि मेरा y कैसा आ रहा है। तो मैंने रन कर दिया है, और मेरा होल्ड ऑन कमांड था, तो मैं होल्ड ऑन हटा दे रहा हूँ, यहाँ पे होल्ड ऑफ कर दे रहा हूँ, होल्ड ऑफ, ठीक है। और फिर क्लोज ऑल कर दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं, हट गया सब, सारा हो गया है। अब मैं इसको दोबारा से रन कर दे रहा हूँ, है ना। तो मेरा डेटा थोड़ा सा डिस्टर्बेंस दिख नहीं रहा है, तो मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ 4 इंटू डी कर दे रहा हूँ। अब मैं इसको वाई को चेंज कर दे रहा हूँ। वाई चेंज होने के बाद मैंने दोबारा से प्लॉट किया। अब थोड़ा सा डेटा में चेंजेस तो आ रहा है, थोड़ा कम आ रहा है। यहाँ पे मैं और कर दे रहा हूँ, यहाँ पे 10 कर दे रहा हूँ क्लस्टर्ड, और थोड़ा ज़्यादा डेटा दिखना चाहिए। ओके, मैंने दोबारा से प्लॉट किया, अब कुछ मज़ा आ रहा है। यहाँ पे x माइनस कुछ कर देना चाहिए मुझे, यहाँ पे ज़्यादा मज़ा आएगा, 5 तक शिफ्ट हो जाएगा ये एक्सिस इसकी। ओके अभी करेंगे तो हाँ अब मज़ा आ रहा है, ठीक है, 5 तक शिफ्ट हो गया इसका सेंटर पॉइंट। सर एक बार फंक्शन ओपन कर दीजिए सर। ओके एक मिनट, मैंने फंक्शन ओपन कर दिया, आप इसको टाइप कर लीजिए। सर रन हो गया।
वेरी गुड। कांस्टेंट, तो यहाँ पे CONST कांस्टेंट इक्वल टू, हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे LSQ, LSQ के बाद कर्व फिट, CURVEFIT, कर्व फिट हो जाएगा। और ब्रैकेट में मैं कॉल करूँगा, पहले मैंने पहली बार फंक्शन 1 किया था तो इस बार फंक्शन 2 कर देता हूँ। फंक्शन 2 कॉमा, अब मेरे पास इसमें कितने डेटा हैं, मेरे पास यहाँ पे देखिए, अगर मैं यहाँ पे मैच करूँ तो मैंने लिखा है परसेंट, मैंने लिखा है y इक्वल टू मैंने यहाँ पे लिखा है, तो मैंने यहाँ पे लिखा है a, एक डेटा है। उसके बाद मैंने ब्रैकेट में लिखा है x माइनस बी, दूसरा डेटा हो गया मेरे पास, मैंने दो डेटा यहाँ पे हो गए मेरे, और की पावर 2, मैंने उसके पावर 2 किया है यहाँ पे, ठीक है। और प्लस किया है मैंने उसके बाद यहाँ पे, सॉरी कहाँ चला गया प्लस, यहाँ पे फिर मैंने प्लस किया है, फिर यहाँ पे मैंने किया है ए बी हो गया है, c इंटू एक्स किया है मैंने, यहाँ पे c किया है, इंटू किया है मैंने x किया है ना, c इंटू एक्स किया है, प्लस में मैंने यहाँ पे d किया है ना, यही किया है मैंने यहाँ पे। अगर मैं देखूं तो मेरे पास इक्वेशन तो यही है एक्चुअल में, ये तो डिस्टर्बेंस का पॉइंट है तो मैं डिस्टर्बेंस को नहीं काउंट करता हूं, तो मेरे पास एक्चुअल में इक्वेशन क्या थी, y बराबर a x माइनस बी का स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, तो मेरे पास चार वेरिएबल हो गए हैं, तो मुझे चार वेरिएबल को यहाँ पे कंसिडर करना होगा, तो मैं चारों वेरिएबल को इनिशियल में 0 मानता हूँ, 1, देखिए मेरे पास चार इनिशियल वेरिएबल डिफाइन हो गए, है ना। उसके बाद मैं एक्स वाई कर लेता हूँ उनको, है ना, x कॉमा वाई हो गया। अब मैंने यहाँ पे इंटर कर लिया और यहाँ पे मैं सेमीकोलन लगा देता हूँ, है ना। और उसके बाद मैं फिर क्या करूँगा, a बराबर, सॉरी यहाँ पे मैं लिखता हूँ a बराबर, तो मैं इससे फंक्शन से कॉल कर लेता हूँ। पहले में मैंने m और c माना था, तो मैं यहाँ पे इसको सिर्फ कॉल करूँगा एक बार, कंट्रोल C, और मैं यहाँ पे डिफाइन करता जाऊँगा सबको, है ना। तो जो ए बी सी है उनको मैं यहाँ पे डिफाइन कर दे रहा हूँ, तो a बराबर कंट्रोल V, इंटर b बराबर कंट्रोल V, तो यहाँ पे मैं सिर्फ चेंज कर दूंगा, कांस्टेंट 2 हो जाएगा ये मेरा। यहाँ पे c बराबर कंट्रोल V, मैं यहाँ पे इसको 3 कर देता हूँ, मेरा तीसरा वेरिएबल है। और उसके बाद मैंने d बराबर किया है, मैंने कंट्रोल V कर दिया, कांस्टेंट यहाँ पे 4 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? नए कोड में देखिए एक बार, सब लोग देखते रहेगा थोड़ा सा, और ये भी अपने से टाइप करते रहेगा। मैं नया कोड यहाँ पे देखिए लिख रहा हूँ, मैंने चारों कर लिया है। उसके बाद मुझे एक्स फिट कमांड देना होता है और वाई देना होता है, तो मैं यहाँ पे सिंपली एक्स फिट और वाई फिट को कॉपी करके यहाँ से पेस्ट कर देता हूँ। मैंने पेस्ट कर दिया, बस मुझे ध्यान देना होगा कि पिछली बार मैंने फंक्शन 1 कॉल किया था तो यहाँ पे फंक्शन 1 लिखा था, इस बार मैं फंक्शन 2 कॉल कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे फंक्शन 2 लिखूंगा, है ना। कॉन्स्टेंट एक्स फिट हो जाएगा, ठीक है, कॉन्स्ट एक्स फिट हो जाएगा। और उसके बाद सिंपली मुझे क्या करना होगा, इस प्लॉट को रन कर देना होगा सिमिलरली, जैसे मैंने लास्ट कोड में किया था। तो हम यहाँ पे कर देते हैं। अब मेरे पास बचा क्या कि मुझे एक और क्या करना होगा, नया कोड रन करना होगा, किसके लिए, फंक्शन 2 के लिए, यही ना। तो मैं इसको लेता हूँ, मैं इसको अलग कर लेता हूँ और मैं इसको नाम देता हूँ फंक्शन F2 का। अब हमको यहाँ पे लिखना है फंक्शन 2, कांस्टेंट एक्स वाई वही रहेगा, और मैं यहाँ पे लिखूंगा y बराबर, देखिए जो मैंने इक्वेशन ली थी ना, इसी इक्वेशन के फॉर्मेट में मुझे यहाँ पे डिफाइन करना होता है। तो y बराबर कांस्टेंट 1, फिर मुझे लिखना होगा इनटू कांस्टेंट 1 इंटू एक्स माइनस, यहाँ पे देखिए ब्रैकेट करना होगा मुझे, और b कहाँ पे आया है, ब्रैकेट में आया है, तो x माइनस कांस्टेंट 2 लिखना पड़ेगा तो मुझे, तो कांस्टेंट 1 इंटू एक्स माइनस कांस्टेंट 2, तो मैं यहाँ से कांस्टेंट 1 को कॉपी कर लेता हूँ, x माइनस कांस्टेंट 2 तो है ऑलरेडी, चलो x माइनस कांस्टेंट 2 हो गया मेरा, x माइनस कांस्टेंट 2, और इस ब्रैकेट को मैं यहाँ से और क्लोज कर दिया, तो ये कांस्टेंट 2 क्लोज हो गया, डॉट कैप करके स्क्वायर हो गया। तो मैंने यहाँ तक तो लिख दिया a माइनस एक्स बी का स्क्वायर
प्लस में मुझे लिखना है कांस्टेंट सी इंटू कांस्टेंट थ्री, माने कांस्टेंट थ्री और इंटू एक्स। तो यहाँ पे मैं कांस्टेंट थ्री इंटू एक्स लिखूंगा। तो कांस्टेंट थ्री इंटू एक्स मुझे लिखना है, तो मैंने यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे पेस्ट कर दे रहा हूँ। तो मुझे यहाँ पे लिखना है कांस्टेंट थ्री मैंने किया यहाँ पे, इंटू में मैंने एक्स कर दिया। तो मैं यहाँ सी एक्स तक पहुँच गया था। इसके बाद मुझे लिखना है कांस्टेंट फोर, डी के लिए मैंने कांस्टेंट फोर लिखा हुआ है। तो मैं यहाँ से कंट्रोल सी करता हूँ, यहाँ पे मैं कंट्रोल वी कर दिया। अब यहाँ पे मेरा कांस्टेंट फोर हो गया। अब देखिए इक्वेशन को मैच करा लीजिए, कांस्टेंट वन मल्टीप्लाई विथ एक्स माइनस कांस्टेंट टू की पावर टू, कांस्टेंट एक्स माइनस कांस्टेंट टू का होल द पावर टू हो गया। कांस्टेंट थ्री इंटू एक्स प्लस कांस्टेंट फोर, यहाँ तक मैंने सही कर दिया है। अब इसके बाद ये इंड हो जाए तो ये मेरा सेव हो जाएगा। कंट्रोल एस कर देते हैं, इसको हमने डिफाइन किया फंक्शन टू नाम से, ये सेव हो गया मेरा। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ से क्लोज कर दे रहा हूँ। इसको भी मैंने सेव कर ही लिया था और इसको मैं चाहता हूँ कि ये फिर से इसी विंडो में आ जाए। सॉरी, ये मैंने नाम सेव किया था 15 1 से, इस नाम से ये मेरा फंक्शन आ गया। और मैंने अभी जो लिखा था फंक्शन टू के नाम से, ये देखिए यहाँ पे है। अब एक बार रन करके देखते हैं लाइन बाय लाइन। क्लियर है यहाँ तक? ये सबका हो गया है कमांड कि लिखेंगे अभी आप लोग? सर अभी टाइप करना। चलिए टाइप कर लीजिए, इसको, इस कमांड को टाइप कर लीजिए आप लोग भी। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, देखते हैं, हो सकता है कोई प्रॉब्लम आ जाए, कहीं लिखने में कोई प्रॉब्लम हो। ठीक है, सर मेरा एरर आ रहा है, थोड़ा देख लीजिए। हाँ। सेकंड वाले में कि पहले वाले में? पहले वाले में सर। दिखाइए, आप स्क्रीन से। सर कमांड विंडो से रन कर रहा है वो। कमांड विंडो में रन कर रहा मतलब? अरे बाबू सुनो ना, वैसे नहीं, वैसे नहीं, सुनो। एक काम कीजिए, आप पहले जो एक्स वाली लाइन है पहले आप क्लियर ऑल कर लीजिए सब। कमांड विंडो में नहीं रन कर रहा है वो, बता रहे हैं। पहले तो इसको कंट्रोल एस दबाइए, कंट्रोल एस दबाइए, कंट्रोल एस। अच्छा सेव पे जाओ, सेव पे, इसको सेव करो पहले, सेव। यस सर। नहीं ले रहा है? सर प्रोग्राम ये सेव है। अरे अनटाइटल थ्री नाम से सेव है। हाँ जी सर सर। नहीं सेव नहीं हुआ है, ऐसा करो ना। लेकिन तुम्हारा कमांड प्रॉम्प्ट, यहाँ पे जाओ अपना, पहले होम पे जाओ, हम बता रहे हैं, तुम प्रॉब्लम कर रही हो। पहले होम पे जाओ, होम पे जाओ, लेआउट पे आओ, लेआउट पे। वर्क स्पेस जी नहीं दिख सर रहा हो है गया। ना? लेआउट पे आइए। हाँ सर हो गया। कहाँ है लेआउट, कहाँ है आपका, देख रहे हैं? सिमलिंक के बगल में लेआउट पे आइए। हाँ सर उस पर क्लिक कीजिए जी सर। और डिफॉल्ट पे क्लिक कर दीजिए। हाँ, अब हमको दिख रहा है आपने डी बना लिया है और आपका एक्स बन गया है, वाई बन गया है। और ऐसा कीजिए ना, आप सबसे पहले वाई को सप्रेस कीजिए। और मैंने जो y लिखवाया था, मैंने क्या लिखवाया था? y बराबर एम एक्स प्लस सी प्लस टू इंटू डी। तो चलिए इसको सप्रेस कर दीजिए, लास्ट में एक सेमी कॉलन लगा दीजिए, हम बता रहे हैं। ठीक है, आपने प्लॉट किया x कॉमा वाई और b किया, माने ब्लू लाइन स्टेरिक्स। इसको केवल एक लाइन सेलेक्ट कीजिए, प्लॉट को सेलेक्ट कीजिए, केवल राइट क्लिक कीजिए, माउस का राइट क्लिक कीजिए और पहला, हाँ, इवैल्यूएट सेक्शन पे केवल उसी पे क्लिक कर दिए, रन कीजिए। हाँ, एक देखिए मैटलैब में एक नई विंडो खुल के आई होगी, चेक कीजिए नीचे, यस सर। उसको ओपन कीजिए। एरर दे रहा है सर कमांड विंडो में सर। अरे आप वो छोड़िए ना, सबसे पहले माउस को मैटलैब वाले आइकन पे लेके आइए। मैटलैब वाले आइकन पे। हाँ नीचे टास्क बार में देखिए, प्लॉट आ गया आपका। जी सर। हाँ, अब आइए फिर से मैटलैब में आइए, मेन कमांड में आइए, एडिटर विंडो में चलिए। अब जी नीचे आते हैं, ग्रिड ऑन होल्ड ऑन रन कर लीजिए आप। हाँ ठीक है, ग्रिड ऑन होल्ड ऑन को रन कर लीजिए। सेलेक्ट करके तब राइट क्लिक कीजिए। हाँ, राइट क्लिक करके पहला ऑप्शन
इवेल्यूएट सेक्शन, ठीक है। ग्रिड ऑन हो गया, होल्ड ऑन हो गया, ठीक है। अब आपने लिखा है कांस्टेंट इक्वल टू एल स्क्वायर CURVE कर्व फिट ब्रैकेट में एट द रेट fun1, पहला उसको इनिशियलाइज किया 00, x, y, इसको रन कर दीजिए आप। केवल एक लाइन सिलेक्ट कीजिए, लाइन नंबर 9, उसको रन कीजिए, इवोल्यूट कीजिए। ओके, यस आ गया। देखिए कांस्टेंट नाम से 2 वैल्यू आपकी आ गई है जी सर, वर्क एक्स स्पेस वाई में, आ गई है। ठीक है। m बराबर कांस्टेंट 1 रन कीजिए, पहला लाइन, लाइन नंबर 10, हाँ लाइन नंबर 10 रन कीजिए। ओके, m आपका देखिए वहां पे डिफाइन हो गया। अब c को डिफाइन जी कीजिए, सर। c को डिफाइन कीजिए। देखिए लाइन बाय लाइन चलने में फायदा होता है कि किस स्टेज पे आपका गड़बड़ हो रहा है ना, वो डिफाइन हो गया। MC आ गया। अब x फिट इक्वल टू 0 से लेके 10 तक 0.1 गैप है, ठीक है, उसको भी डिफाइन कर लीजिए। आपका 101 डेटा आ जाएगा, ये देखिए रन कीजिए, 1 क्रॉस 101 आ गया x फिट। जी अब जी y सर। फिट इक्वल टू fun1 कांस्टेंट कॉमा x फिट। अब हमको आपको पहले fun1 दिखाइए, अब आप fun1 दिखाइए। आपने लिखा है फंक्शन इक्वल टू वाई बराबर fun1 ब्रैकेट में कांस्टेंट कॉमा x, और y बराबर कांस्टेंट 1 इंटू एक्स प्लस कांस्टेंट 2। हाँ ठीक है, ये सही है, फंक्शन आपका सही है। अब फिर अनटाइटल 3 पे चलिए, ठीक है। अब आप एक्स फिट रन हो गया, वाई फिट रन कर दीजिए, एक लाइन। ओके, लाइन में आपके एरर थी प्लॉट कमांड के लास्ट वाले में, चलिए इसको रन कर दीजिए, यहाँ तक रन हो जाएगा, मैं बता रहा हूँ क्या दिक्कत है। वाई हो गया। अब लास्ट में आइए, लिखें आप प्लॉट एक्स फिट कॉमा वाई फिट कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में आर लिखा आपने, वेरी गुड, कॉमा करके लाइन विड्थ आपने किया, उसके बाद वहां पे कॉमा कीजिए, तब 2 रहेगा। वहां पे एक कॉमा करिए, उसके बाहर इन्वर्टेड के बाहर, हाँ वहां पे कॉमा कीजिए। हाँ अब रन करिए, अब आपका देखिए ग्रीन हो गया। अब इसको रन कर दीजिए। आ गया। यस सर, थैंक यू सर। चलिए प्लॉट करते हैं, देखते हैं कैसा आता है प्लॉट। प्लॉट आ गया है मेरा क्वाड्रेटिक का, ठीक है। और मुझे यहाँ पे एक चीज़ कर लेनी थी, मैंने लिखा नहीं था, भूल गया था मैं, अभी याद आ गया है। मुझे ग्रिड ऑन करना है, GRID, ग्रिड ऑन कर लेना है। ग्रिड ऑन करने के बाद मुझे होल्ड ऑन कर लेना है, होल्ड ऑन कर लेना है। होल्ड ऑन करने के बाद मैं इन दोनों को रन कर दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। आप देखें ग्रिड आ गई है। हाँ ग्रिड आ गया, इसका मतलब ये रन हो चुका है। अब मैं कॉल कर रहा हूँ कांस्टेंट फंक्शन को, जो मेरा 4 वेरिएबल डिफाइन करके देगा ABCD। मैंने उसको रन कर दिया है, देखिए कांस्टेंट की वैल्यू आ गई है। अगर आप देखेंगे कांस्टेंट को यहाँ पे, तो 4 वैल्यूज आपकी आ चुकी हैं, ठीक है ना। इसका मतलब मेरा कमांड सही रन किया है। अब वो चारों वैल्यूज मैं ABCD को असाइन कर दे रहा हूँ। मैंने एक बार में चारों ABCD को असाइन कर दिया। फिर जाके मैंने कहा एक्स फिट आ जाए मेरे पास, तो एक्स फिट की वैल्यू यहाँ पे देखिए आ गई दोबारा से 101। वाई फिट भी आ जाए, तो वाई फिट भी रन कर गया मेरा। अब मैं इसी पे, क्योंकि मेरा होल्ड ऑन रन हो चुका है, तो मैं इसी पे अपना कर्व फिट असाइन कर दिया। देखिए कर्व फिटिंग हो गई कि नहीं हो गई। जी सर, पैराबोलिक लगवा है। अब आप लोग कोड लिखेंगे, कोड लिख लीजिए, लिखना चाहते हैं तो। कोड दिख रहा है सबको। यस सर। कोड लिख लीजिए, ज़्यादा चेंजेज नहीं है। आप लोग जो पुराना वाला कोड था उसी को सेव एज कर लीजिए दूसरे नाम से, और फिर उसमें जो भी चेंजेज हैं केवल उसको चेंज कर लीजिए। और ये इक्वेशन कैसे बन रही है सबको, अगर ये लाइन देखिए, इसमें समझने लायक क्या है, क्योंकि देखिए आपके पास ये x और y की वैल्यू ऑलरेडी दी होगी, तो इसके बारे में सोचने की दिक्कत ही नहीं है। अगर आपको कोई भी डेटा मिलेगा ना, तो ये वैल्यू दी रहेगी। इंपॉर्टेंट क्या है, आप ये जो स्ट्रक्चर तैयार कर रहे हो, y बराबर ये जो स्ट्रक्चर आप तैयार कर रहे हो, सपोज अगर मेरे पास ये डेटा दिया होता, अगर ये रेड वाली लाइन मेरे पास नहीं होती, है ना, अगर ये रेड वाली लाइन मेरे पास नहीं होती, तो मुझे क्या करना था, मैं केवल एक एस्टिमेट करता कि ये कोई एक ऐसा कर्व है जो पैराबोला है
है ना, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और उसका जो सेंटर है ना वो 0 से कुछ शिफ्टेड है, 4 या 5 के आसपास कुछ शिफ्ट हो रहा है, यही तो मैं कहता। हेलो। यस सर। तो अब ये वाला जो इक्वेशन है ना यही आपके मन में आना चाहिए। अगर आप मैनुअली कर्व फिटिंग का करने का कोशिश कर रहे हैं एग्जैक्टली, तो ये जो इक्वेशन बन रही है ये आपको ध्यान देना होगा कि मैं कौन सा इक्वेशन बनाऊं, क्वाड्रेटिक बनाऊं या क्यूबिक बनाऊं, जो इसको सबसे बेस्ट फॉलो करेगा। तो ये अगर आप समझ गए, अगर आपने ग्राफ पहले से पढ़ रखा है मैथमेटिक्स में, तो ये आपका वहां पे हेल्प होगा। तो एक प्ले विथ ग्राफ करके आती थी, वो आती थी अरिहंत पब्लिकेशन की। अगर किसी को पढ़ना हो प्ले विथ ग्राफ, अगर किसी का सबसे बेस्ट अपना ग्राफ की मैंने कोई फंक्शन है उसका कोई प्लॉटिंग मुझे दिखा रहा है, तो वो फंक्शन क्या हो सकता है एस्टिमेट करना, तो अगर आप वो बुक पढ़ेंगे तो मतलब आइडिया बहुत क्लियर हो जाएगा आपका कि कोई फंक्शन का प्लॉट दिया है तो उसका क्या इक्वेशन बन सकता है, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में क्या रिलेशन हो सकता है, उससे आप एग्जैक्टली आइडिया लगा सकते हैं। तो बस अगर आपके पास ये डेटा दिया हुआ है, आपने ये एज्यूम कर लिया कि इस तरह का इक्वेशन बनेगा, तो कुछ नहीं करना है, आपको ये लाइन सीधे लिख देनी है कि मैं एक कर्व फिट करना चाहता हूं, एक फंक्शन तैयार करके जिसमें इनिशियल वैल्यू दे देनी है और एक्स वाई को डिफाइन कर देना कि वो वैल्यू है मेरा, जो मेरा फंक्शन है वो एक्स और वाई के बीच का फंक्शन है, एक्स मेरा इंडिपेंडेंट है और वाई मेरा डिपेंडेंट है, और तुरंत चले जाना है आपको फंक्शन में। जैसे आप फंक्शन में आएंगे तो आपको बताना पड़ेगा कि मैं फंक्शन का जो आउटपुट है वो y है, फंक्शन का इनपुट जो है दो चीजें हैं, एक तो कांस्टेंट है और एक x है, और उस कांस्टेंट के भी चार पार्ट है। जो वेरिएबल वाला पार्ट है, देखिए कांस्टेंट के भी चार पार्ट है, वो चार पार्ट क्या होंगे, अगर आपने जो इक्वेशन बनाई होगी ना, इस इक्वेशन में जो आप एज्यूम करेंगे उसमें दिख जाएगा कि पहला वेरिएबल a है, दूसरा वेरिएबल b है, तीसरा वेरिएबल आपका c है, चौथा वेरिएबल आपका d है। इस हिसाब से आपके चार वेरिएबल हो गए, और आप फिर इसी यहीं पे इसी इक्वेशन को जो आपने लिखा था ना, देखिए मैं इसको यहाँ से कॉपी करके वहां पेस्ट कर देता हूँ तो आपको और आइडिया लग जाएगा। एग्जैक्टली आपने यही इक्वेशन यहाँ पे लिखी है, देखिए y a को आपने कांस्टेंट 1 माना है, b को आपने कांस्टेंट 2 माना है, c को आपने कांस्टेंट 3 माना है, और d आपका कांस्टेंट 4 है। इसी इक्वेशन को जो आपका एस्टिमेटेड इक्वेशन था हमने यहाँ पे लिख करके इसको इंड कर दिया, और फिर यही जो कांस्टेंट की वैल्यू है ये कमांड रन करके उसका बेस्ट वैल्यू आपको सर्च करके दे देगी। जब वो वैल्यू मिल जाएगी तो आप एबीसी के नाम से उसको असाइन कर दीजिए कि पहला वाला ए है, दूसरा बी है, तीसरा सी है, चौथा डी है। उसको मिलने के बाद आप सीधा उनको प्लॉट कर दीजिए। कोई दिक्कत यहां तक? नो सर। तो अब आप क्या कीजिएगा, होमवर्क में क्वाड्रेटिक को आप 4 ऑर्डर का, 5th ऑर्डर का, किसी भी ऑर्डर का बना करके उसमें एक डिस्टरबेंस ऐड करके आप उसको प्लॉट कीजिएगा, और फिर से नंबर ऑफ कांस्टेंट क्या होंगे उनको डिफाइन करके उनकी इनिशियल वैल्यू देना चाहते हैं तो ठीक है, वरना 0 दे करके आप उसको प्लॉट करके देखिए क्या आप ट्रैक करवा पा रहे हैं कि नहीं करवा पा रहे हैं। ओके सर। तो ये आपका था जो आपका किससे है, जो हम मैनुअली करते हैं अपने से फंक्शन डिफाइन करके। एक ऐप आता है, ये वाला पार्ट सबको समझ में आ गया, इसके आगे में बढ़ू? जी सर। ठीक है। अब हम लोग आते हैं जो हमारा मेन इंपॉर्टेंट होता है। देखिए सबके मैटलैब में यहाँ ऊपर एक ऐप करके लिखा होगा, ऐप है, देखिए यहाँ पे ऐप्स सबको दिख रहा है। ऐप में एक कर्व फिटर करके आ रहा होगा, आ रहा है? जी सर। तो हम कर्व फिटर को कॉल कर लेते हैं, ठीक है। सर अभी ओपन हो रहा है, टाइम चलिए, लग रहा है अभी। हाँ वेट कर लेते हैं, सबका ओपन हो जाएगा ताकि साथ साथ में आप लोग करते चले ना। हो गया सर, ओपन हो गया। चलिए, यहाँ पे देखिए बता रहा है ये, अगर आपको ये पॉपअप आया होगा, ये फ्रेमवर्क ओपन हुआ होगा, तो वहाँ पे लिख रहा है सेलेक्ट डेटा टू फिट कर्व्स आर सर्फेसेस। तो हम सिलेक्ट डेटा पे चलते हैं, और अच्छी बात ये है कि हमको किसी प्रैक्टिकल डेटा पे डिपेंडेंट नहीं होना है। फिट का नाम मैं लिख देता हूँ ऑटो फिट, मेरा पहला ट्रायल है AUTO ऑटो फिट, है ना, TRY1 ट्राई 1 करके। और एक्स की डेटा तो बाय डिफॉल्ट मैंने अपने ना इसमें देखिए एक्स फिट का और वाई फिट का डेटा नहीं लेना है, मुझे किसका लेना है, एक्स का और वाई का लेना है ना, क्योंकि जो मैं रैंडम डेटा जनरेट किया हूं वो तो एक्स और वाई का है। अच्छा ये बताइए सेकंड वाला रन हो गया था कि नहीं, आप लोग का रन हो गया था? नहीं सर। हाँ सर, हो गया था, मेरा हो गया था।
हाँ, सेकंड वाला रन कर लीजिए। अगर पहला वाला होगा तो पहले का वो कर्व फिट दिखाएगा, सेकंड वाला करेंगे तो सेकंड। कहने का मतलब है कि इस वर्क स्पेस में से मैं डेटा को सेलेक्ट कर रहा हूं, क्योंकि मुझे एक तो ये वाला डेटा चाहिए था ना, ये वाला डेटा। जैसे मैं मेरे केस में एक्स और वाई ये है, तो मैं अगर इसको इवेल्युएट करूंगा तो ये डेटा मैं एज ए रेफरेंस लेके चल रहा हूं, और मैं इस बार मैनुअली इसको कर्व फिट ना करके मैटलैब के जो अवेलेबल एप्स होते हैं जो कर्व फिटर के नाम से है, उसकी हेल्प से मैं इसका कर्व फिटिंग करना चाहता हूं, ठीक है ना। तो मैंने वो ऐप खोल लिया, देखिए। और एक्स का डेटा मेरा क्या था, एक्स था, और वाई का डेटा क्या था मेरा, देखिए। और अगर मैं वाई का डेटा करूंगा तो वाई आ जाएगा, ठीक है। मैंने इसको क्लोज कर दिया। आप चाहे देखेंगे तो यहाँ पे आपको वो क्लस्टर्ड डेटा बाय डिफॉल्ट दिख गया होगा, जो मेरा फिगर 1 में है। देखिए वही डेटा यहाँ पे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हेलो, यस सर। यस सर। देखिए ये डेटा आपका और ये डेटा सेम है कि नहीं? सेम है सेम है सर। अब मुझे पता है, अगर मैं पूछूंगा कितने डिग्री का, आप कहोगे सर 2 डिग्री का है, यही ना? आ गया यस सर, ऑलमोस्ट। पैराबोलिक। हाँ, तो मुझे डिग्री पता था, तो मैंने इसको कर दिया, कर फिटिंग हो गया एक बार में। यस। अब देखिए इसने P1, P2 और P3 केवल 3 वेरिएबल लिया है। कौन कौन से वेरिएबल लिए हैं? P1, P2, P3। अब इनकी वैल्यूज देखिए आई है 2.087। तो इसका इक्वेशन जो बना है वो बना है P1 एक्स स्क्वायर पर प्लस P2 एक्स प्लस P3 करके बनाया है। और हमने क्या किया था, इसको शिफ्टिंग कराई थी। लेकिन अगर आप इसको सॉल्व कीजिएगा तब भी इसकी वैल्यू लगभग लगभग वही आएगी। इसमें जो ए की वैल्यू आई है वो 2.087 है, जो बी की वैल्यू आई है -15.86 है, क्योंकि देखिए इसने शिफ्टिंग कंसीडर नहीं किया है, ठीक है ना। तो अब क्या कीजिएगा आप, मैं आप लोग से एक होमवर्क करवाना चाहता हूं कि जो वैल्यूज हमने लिखी है ए बी सी की, वो इसको यहाँ पे पुट कीजिए। आप जो ए बी सी की वैल्यू है इस इक्वेशन में पूरा पुट करके उसको पूरा का पूरा डिफाइन कर दीजिए। पूरा का पूरा जब सॉल्व कीजिएगा तो मैच कराइएगा, क्या ए बी सी, अगर आपको इस फॉर्मेट में इक्वेशन लिखना हो तो क्या वो ए बी सी की वैल्यू यही आ रही है? जरा एक बार आप लोग करके बताइए, या मैं सॉल्व करूं इसको। देखिए इसको ना हम लोग थोड़ा सा करते हैं, कमांड विंडो में चलते हैं। तो मेरा कमांड विंडो नीचे चला गया। देखिए कमांड विंडो में आते हैं तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल ए मान लेता हूँ, ए बराबर, तो मैंने कमांड लिखा था ये वाला, याद होगा आपको, y बराबर 2x-2, यही है ना मेरा, कंट्रोल सी। और मेरा यहाँ पे ए बी सी डी आ चुका है। एक मिनट, इसको ऐसे नहीं लिखते हैं, मैं यहाँ पे ए बी सी डी ये इस तरह से लिख देता हूँ। ये वाला मैं कमांड लेता हूँ, कंट्रोल सी, और मैं यहाँ पे ए बराबर लिखता हूँ, ए बराबर, और ये वाई हटा देता हूँ, ए बराबर ए इंटू एक्स माइनस बी का स्क्वायर प्लस सी इंटू एक्स प्लस डी। ये मेरा इक्वेशन था, यही तो है ना? जी सर। अरे भाई यही इक्वेशन है ना। तो चलिए मैं इसको यहीं से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। मैंने ये वाली इक्वेशन यहाँ पे पेस्ट कर ली। अब मैं यहाँ से इंटर कर देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है ए बी सी डी का वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ है, तो मैंने यहाँ से इसको इंटर कर दिया। एक वैल्यू आ गई, मैं फिर यहाँ से ए लिख देता हूँ, ए बराबर, अरे ए बराबर इतना ज़्यादा क्यों आ गया, क्योंकि एक्स की अलग अलग वैल्यू के लिए आ गया होगा, क्योंकि एक्स का अलग अलग डेटा है। तो मैं यहाँ से सिम्स एक्स वाई कर लेता हूँ। मैं यहाँ से ना एक्स को डिलीट कर देना चाहता हूँ, तो ए बी सी मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कहीं पे हिंट के लिए। ए बराबर क्या दिया हुआ है, 2 पॉइंट, कंट्रोल सी मैंने यहाँ पे लिख लिया, कंट्रोल वी, ए मेरा हो गया। मैंने बी बराबर लिख लिया, तो बी बराबर कंट्रोल सी, यहाँ पे मैंने लिख लिया कंट्रोल वी। सी बराबर है कंट्रोल सी, और यहाँ पे मैं लिख लिया सी बराबर ना, सी बराबर कंट्रोल वी, और फिर मैं लिखा डी बराबर, तो डी बराबर कंट्रोल सी, और यहाँ पे लिख लिया मैंने कंट्रोल वी। तो मेरे पास एबीसीडी का डेटा आ गया है। तो अब इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ, क्लियर, मैं सब डेटा क्लियर कर रहा हूँ। अब जाके मैं यहाँ पे एक कमांड रन करता हूँ। यहाँ पे देखिए मैं लिख रहा हूँ y बराबर, पहले मैं सिम्स कर देता हूँ, सिम्स SYMS, सिम्बोलिक फंक्शन किसके किसके बीच हो, y के बीच हो और x के बीच का हो। और उसके बाद मैं लिख रहा हूँ y, मेरा एक इक्वेशन है जो लिख रहा है मेरा y का इक्वेशन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ था, तो ये वाला इक्वेशन मैं एज इट इज यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। यस सर।
यहाँ पे मैंने लिखा था कंट्रोल जेड, यहाँ पे मेरा ए बी सी डी नहीं लिखा है, मैंने यहाँ पे लिखा था y बराबर, ये तो लिखा था ए बी सी डी ना, तो ये वाली क्वेश्चन आएगी, ए ऐसे करके लिखना है, सॉरी। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका ए आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका बी, है ना, यहाँ पे आ जाएगा आपका सी, और ये आपका आ जाएगा क्या था, डी, यही है ना। और ये डिस्टर्बेंस मुझे नहीं चाहिए, तो ये इक्वेशन हमने एस्टिमेट की थी लाने के लिए, ए इंटू एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। क्लियर है यहाँ तक? जी सर। अब मैं यहाँ पे करता हूँ सप्रेस, सप्रेस यहाँ पे मैंने किया सप्रेस, इसको भी कर दिया मैंने सप्रेस। अब मैं ए बी सी डी को पहले वेरिएबल बना के वर्क स्पेस में भेज देता हूँ, तो वेरिएबल वर्क स्पेस में आ गया है। अब मैं इसको हटा देता हूँ, सप्रेस नहीं करना मुझे, और मैं सिम्स एक्स वाई जनरेट कर लेता हूँ, तो मेरा सिम्स एक्स वाई करके आ गया सिम्बोलिक, ओके एक्स वाई आ गया। अब मैं इसको रन कर देता हूँ, तो अब अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से आई है ना। तो इसको अगर पूरा सॉल्व कीजिएगा आप ना, मतलब कि ए माइनस बी का जो स्क्वायर होता है इसको पूरा ओपन कर लीजिए, है ना। उसके बाद ये अभी तो ये ओपन नहीं कर रहा है, ये ऐसे ही इसको लिख दे रहा है, इसको आप सॉल्व करके लिखिएगा तो आई थिंक आप अगर पाइएगा तो जो ये इक्वेशन आ रही है ना P1 P2 P3, ये एग्जैक्ट ऐसे ही इक्वेशन आएगी जो इसका कर्व फिटिंग का आया था। क्लियर है? तो एक जी बार इसे सर। आप मैनुअल करके देखिएगा, दोनों का सेम आएगा, ठीक है ना। जी सर। ये सर एक बार जो है कि ऐप से कर फिटिंग में क्या डिटेल भरना पड़ता है उसको सर दिखा दीजिए। ओके, सेलेक्ट डेटा पे जाना होता है सबसे पहले, यहाँ सेलेक्ट डेटा है ना। सर यहाँ नहीं सर, बैक में ऐप के यहाँ से। अच्छा, पूरा क्लोज कर देते हैं, डोंट सेव। चलिए मैटलैब में एप्स में जाना, वहाँ कर्व फिटर पे क्लिक कर देना है। यस सर। उसके बाद ये कुछ इस तरह का विंडो ओपन होके आ जाएगा आपके पास, जहाँ पे बोलेगा सेलेक्ट डेटा टू फिट कर्व्स आर सरफेसेस, ठीक है। तो वहां से आपको यस। दिखना है सिलेक्ट डेटा पे चले जाना है, तो ये आपका कुछ जी पॉपअप सर। होके आएगा। तो वहां पे लिख देना है हाँ कुछ सर। भी अपना एबीसीडी, कुछ भी लिख दीजिए, एबीसीडी कर दिया हमने। एक्स डेटा लेना है, अब देखिए आपके पास वर्क स्पेस में वो डेटा होना चाहिए। अब देखिए जब मैं वर्क स्पेस क्लियर कर दिया तो मेरे पास कोई डेटा नहीं दिखा रहा है, यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है, इसका मतलब इसको क्लोज जी करना सर। है। मुझे अपने कमांड में जाना है, अगर आपके पास किसी एक्सपेरिमेंट का डेटा होगा तो उसको लोड करके वर्क स्पेस में भेजना पड़ेगा। तो मेरे पास डेटा तो नहीं है, लेकिन मैं कमांड के द्वारा जनरेट कर लेता हूँ। तो मैंने एक्स को जनरेट कर लिया अपने लिए, और मैं वाई को जनरेट कर लेता हूँ अपने पास। तो मुझे यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डेटा मुझे रन करना पड़ेगा। तो मेरे पास यहाँ पे एक्स वाई आ गया मेरे पास। तो अब मैं फिर से कर्व फिटिंग ऐप में चलूंगा, मैं सेलेक्ट डेटा करूंगा, यहाँ पे एबीसीडी है, एक्स डेटा के लिए देखिए मेरे पास एक्स आ गया है, और वाई डेटा के लिए मेरे पास वाई आ गया है। तो मैं इसको क्लोज कर दिया, तो अब मेरे पास जो है एक्स और वाई डेटा का दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ जी पे सर। बहुत सारे ऐप आते हैं। अभी जैसे मैं बोलूंगा ना कि किस टाइप से करना है आपको, पॉलिनोमियल जाना है, एक्सपोनेंशियल जाना है, फोरियर, गॉसियन, पावर, रेशनल, सम ऑफ साइन, वेरिएबल, है ना, इंटरपोलेशन करना है, स्मूथ स्प्लाइन करना है, कस्टम इक्वेशन अगर आप मैनुअली डालना चाहते हैं तो, है ना, लीनियर फिटिंग डालना चाहते हैं, कैसे करके आप इसको अपने से भी आप करना चाहते हो तो कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे पॉलिनोमियल डाला क्योंकि मुझे पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन आनी है। पॉलिनोमियल की डिग्री क्या क्वाड्रेटिक है, इक्वेशन अभी आनी है। 1 कर रहे हैं तो इस तरह टू। दिखा रहा है, जैसे ही आप 2 करेंगे ना तो ये सेकेंड ऑर्डर का एक पॉलिनोमियल जनरेट कर देगा। रोबस्ट करना है तो ये एल ए आर है, बाय स्क्वायर कर दिया तो ज्यादा और क्लियर आ जाएगा ये डेटा, है ना। और जी इसके सर। सेंटर एंड स्केल कर दिया। तो ये आप जब रैंडम डेटा बहुत ज्यादा लेंगे ना तब ये वैल्यूज थोड़ी वेरी करेंगी, अभी तो उतना समझ में आपको नहीं आ रहा होगा। एडवांस ऑप्शन में जाएंगे, P1 P2 P3 का रेंज दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे P1 P2 P3 का कोफिशिएंट आया है, अगर आप कोई ऐसा मैथमेटिकल फंक्शन ले रहे हैं जहाँ पे आपको कुछ डेटा पता है कि फिजिकली वो डेटा इतने रेंज का हो ही नहीं सकता,
जैसे जैसे सपोज यहाँ पे ये 15 दे रहा है और आपको पता है कि जो इसका कोफिशिएंट है, जो s का कोफिशिएंट है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट जो पॉलिनोमियल का ऑर्डर 1 है उसका कोफिशिएंट किसी एक लिमिट ज़्यादा नहीं हो सकता, तो आप यहाँ पे बाउंड कर दीजिए। अभी माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट है तो लोअर उसका 0 कर दीजिए, अपर उसका कोई एक पॉजिटिव नंबर, मतलब कि वो आपका पॉजिटिव इंटीजर है और इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। तब उससे आप फिट करके देखिए, अगर नहीं हो रहा हो तो दूसरी बार ट्राई करेगा, दूसरे मेथड से करेगा। ठीक है, एक तो यहाँ से आता है। अब यहाँ पे देखिए अपडेट फिट ऑटो या मैनुअल। अपडेट फिट में क्या, जैसे मैं यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ डिग्री, मैंने देखिए 3 कर दिया तो कुछ इस तरह से इसका फिट हो गया। अब ये 3 ऑर्डर का दिखा रहा है, ये भी देखिए फिट ही है लेकिन यहाँ पे 3 ऑर्डर का हो गया, P1 x³ प्लस P2 x² प्लस P3 x प्लस P4। तो आप सबसे पहले ना ऑर्डर सबसे मिनिमम से स्टार्ट करना चालू कीजिए इसको, ठीक है ना। जी सर। और यहाँ से हम ऑफ सर कर हमारा दें। फंक्शन रन नहीं कर रहा है किसका फंक्शन नहीं रन कर रहा है? सर हमारा। अनडिफाइंड फंक्शन आर वेरिएबल x, ठीक है, दिख रहा था, कहाँ गया? यस सर। आपने x डिफाइन किया है बाबू, ऊपर जाइए आप। x कहाँ लिखा आपने, देखिए। सर हाँ, उसको डिलीट करिए, बैक स्पेस करिए। हाँ, अब रन कीजिए। पहले सर होल्ड ऑन करेंगे। नहीं नहीं, आप सीधे रन कर दीजिए, पूरा सीधा रन कर दीजिए। मैं देख लेता हूँ कहाँ पे फंस रहा है कोड। हाँ, क्लस्टर डेटा आपका आ गया है, ठीक है। अब इसको मिनिमाइज करिए, मैं देख रहा हूँ कहाँ पे गड़बड़ी है। आपका कमांड 15 में कांस्टेंट इक्वल टू L स्क्वायर कर्व फिट @ function2, आपने यहाँ पे 3 बार केवल 0 लिया है, वहाँ पे 4 0 रहेगा आपका, इनिशियल वैल्यू 4 आएंगी। 4 0 सर रहेगा। हाँ, सेमीकोलन एक और 0, क्योंकि आपने जो यहाँ पे इक्वेशन लिखा है देखिए ax माइनस बी का स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, तो आपके पास 4 वेरिएबल है ABCD करके ना। और आप फंक्शन 2 जरा खोलिए अपना फंक्शन 2, यस सर। यहाँ पे लिखा है आपने कांस्टेंट 1 इंटू एक्स माइनस कांस्टेंट 2 का स्क्वायर प्लस कांस्टेंट 3x प्लस कांस्टेंट 4, ठीक है। अब जाके रन कराइए, अनटाइटल 4 खोल के उसको रन करा दीजिए। अब रन करिए आप, ठीक है। अब अपना जरा प्लॉट देखिए मैटलैब में जाके, आ गया है, 2 प्लॉट आया है, इसका मतलब आपने इसके पहले होल्ड ऑन रन करा दिया था। तो आप एक बार ऐसा कीजिए, Yes, यहाँ पे सबसे पहले लिखिए होल्ड ऑफ, कमांड विंडो में लिखिए होल्ड ऑफ, होल्ड स्पेस ऑफ, फिर इंटर मार दीजिए, फिर कमांड दीजिए क्लोज ऑल, इंटर कर दीजिए। अब ये फिर से अनटाइटल 4 को कॉल कर दीजिए, रन कर दीजिए, सीधे वहां पे ऊपर रन कर दीजिए। लेट्स सी द मैजिक। आपने कुछ इसमें प्रॉब्लम क्रिएट किया है और आपने इसमें फिटिंग नहीं शो कर रहा है, इसका मतलब आपने जो जनरेट किया है y x माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 5x प्लस 10, एक बार दिखाइएगा, प्लस 10 प्लस 5d, ठीक है। मैंने आपने लिखा है 2, ठीक है। अब जरा फंक्शन 2 दिखाइएगा हमको, कांस्टेंट 1 कांस्टेंट x माइनस कांस्टेंट 2 का क्यूब प्लस, अच्छा जरा आप अपना ये ड्रैग करके फंक्शन 2 को बगल में खोलिए, फंक्शन 2 के ऊपर माउस रखिए, फंक्शन 2 m.m जहाँ लिखा है वहाँ पे इसको खींच दिए, नीचे खींचिए, नीचे खींचिए, नीचे और लाइए, और खींच के लाइए नीचे, बाहर लाइए ना उसको। हाँ ठीक, वैसे भी ठीक, वैसे भी ठीक, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब देखिए, आपने नीचे लिखा है 5d, अच्छा Yes, sir. कांस्टेंट, ठीक है। ये आ तो जाना चाहिए बाबू, काहे नहीं आ रहा आपका? y सर बराबर सही था। कांस्टेंट 1 इंटू एक्स माइनस कांस्टेंट 2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू कांस्टेंट 3 करिए एक बार जरा, वहां पे कांस्टेंट 3 की जगह ऊपर 5 इंटू कांस्टेंट 3, जो आपने फन 2 लिखा है ना, फन 2 में 5, फन 2 में कांस्टेंट 5 इंटू कांस्टेंट 3 कर दीजिए वहां पे। आपका 2 कैसे आ रहा है, मुझे यही समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पे,
2 कर्व फिट कैसे क्रिएट हो गया रहा है? अच्छा, होल्ड ऑन रह गया था आपका ना। देखिए यस सर। जो सेकंड वाला आया है, देखिए बहुत सही कर्व फिटिंग आई है ना। यस सर। जो सेकंड लाइन है आपका, इसका मतलब है कि आप कुछ दिक्कत कर रहे हैं, क्योंकि कर्व फिटिंग तो आपका देखिए हो ही रहा है यहाँ पे सेकंड वाला में। यस सर। हाँ, तो आप ऐसा कीजिएगा ना सर कि एक बार आप यहाँ होल्ड ऑफ करके और होल्ड फिर से ऑफ होल्ड करा ऑन के करेंगे फिर से सही पूरा होगा। क्लियर ऑल करके फिर से रन कराइए आप। ओके सर। हाँ, होल्ड ऑफ करके क्लियर ऑल करके पूरा रन करिए, तब होल्ड ऑफ, ठीक है। उसको क्लोज कर दीजिए मैनुअली, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे क्लियर ऑल करिए, कोई आपका डेटा सेम रह गया है, अब जाके रन कराइए अनटाइटल्ड 4 को केवल, हाँ उसी को केवल रन करा दीजिए। अब देखिए आपका आ गया है प्लॉट, एग्जैक्ट आ गया है, ठीक है। आपका एक्स और थैंक यू। वाई का डेटा वो वर्क हिस्ट्री से कुछ और उठा ले रहा था, ठीक है ना। ओके सर। ओके, इसका क्या मतलब है, जैसे कि हमने जेड डाटा को अगर सेलेक्ट कर दिया रैंडमली, ये वाला तो एक आ बात रहा है बताइए, ग्राफ सही। आपका आपका जो वैल्यू है वो आपने अभी तो केवल 2 ही वेरिएबल लिया ना, एक्स और वाई का। जी सर। तो आपने अगर थर्ड डायमेंशन नहीं लिया, उसको छेड़ेगा तो एरर तो आएगा ना। जी सर, एक ऐसा स्ट्रक्चर बन रहा था सर, कुछ अजीब बन रहा था। हाँ, वो प्लेनर पे जब हम मान लोग लीजिए चलते हम डी। हैं, जी हाँ, हमारे पास 3 कोऑर्डिनेट होते हैं तब हम लेके चलते हैं, ठीक है। अब यस रैंडमली सर। कुछ भी कीजिएगा, अगर वो थोड़ा बहुत डेटा फिट हो रहा होगा, वो तो कुछ ना कुछ रन करा के दे देगा, लेकिन उसका क्या सिग्निफिकेंस आप नहीं बता पाएंगे ना। अब ये क्या कर जी रहा है, सर, ये एक्स और वाई डिस्टर्बेंस के है। रिस्पेक्ट में, एक्स और वाई के रिस्पेक्ट में जो डिस्टरबेंस आ रहा है, उसको जेड एक्सिस पे प्लॉट कर दे रहा है। आप इसको माउस से ले जाइए और इसको ड्रैग कराइए, इस वाले प्लॉट को ड्रैग कराइए। ये जो आपका प्लॉट है इसको ड्रैग कराइए, देखिए घुमाइए ना, रोटेट, लेफ्ट क्लिक करके घुमाइए उसको। ऐसे नहीं, इसको रोटेट कराइए ना। अरे क्लिक नहीं करना था बाबू, मैनुअली इसको रोटेट कराओ ना। हाँ, रोटेट कर रहा है। कर रहा था सर। हाँ, ये रोटेट करेगा। देखिए इसमें आपका दिया है जो एक्स एक्सिस है, देखिए यहाँ पे एक्स डायमेंशन जो है 0 से 10 तक का है। वाई डायमेंशन जो गया है आपका वो 0 से लेकर के 25 से या 30 तक गया हुआ है। और जो डी की वैल्यू है, देखिए यहाँ पे दिखा रहा है, ये आपका डी डायमेंशन जो है ना, उससे करस्पॉन्डिंग डी का डेटा स्प्रेड हुआ है। तो ओके 3D सर। प्लॉट में, हाँ 3D प्लॉट में आ रहा है, उसको आप बहुत ज़्यादा समझिएगा नहीं, वो अभी आप लोग के स्कोप से बाहर का है, मत जाइए उसमें, है ना। जब हम लोग ओके सर। बहुत ओके सर। क्लस्टर डेटा होता है जहाँ पे हम लोग थर्ड डायमेंशन देखते हैं, जैसे अगर आपने श्रोडिंगर इक्वेशन देखा होगा या मैक्सवेल इक्वेशन आती है जहाँ पे हम किन्हीं 3 वेरिएबल्स के एनालिसिस करते हैं, तो वहाँ पे इसके बारे में जाते हैं, जी सर। ठीक है। इसमें ओके कई सर। कमांड आते हैं, पीक्स आता है, सर्फ डेटा, सर्फ आता है आपका, सरफेस प्लॉट आता है, पीक्स का देते हैं ना, और कंटूर आता है। इसमें कई सारे कमांड आते हैं प्लॉट करने के, पीक है, सर्फ है, और चार्ट कमांड तो मुझे याद थे, अभी एग्जैक्टली नहीं, 2 ही 3 याद आ पा रहे हैं। और एक फिजिकल डेटा मैंने रिकॉर्ड किया था, वो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको दिखाऊंगा कि कैसे एक रियल टाइम डेटा हम लोग प्लॉट करते हैं। उसका जो डेटा हमारे पास आता है उसको हम एक्सेल, जो भी सेंसर का डेटा होता है उसको कैसे स्टोर करते हैं, और उस डेटा को हम कैसे ला करके कॉर्फिट करते हैं, ठीक है ना। तो सर इसमें कमांड विंडो में मेरा दिखा रहा है। क्या चीज? ओके, सर कमांड विंडो में बॉटम में सर रन तो हो गया बट शो हो रहा है। एरर चेक कर रहा है, मिसिंग मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर, मिसिंग अनबैलेंस्ड, ठीक है। ओके, लेट्स चेक। एल स्क्वायर कर्व फिट एट द रेट फंक्शन 0 0 एक्स कॉमा वाई। ओके, आपका भी रन नहीं किया है ना मैटलैब में। देखिए अगर आपने फिगर 1 में देखा होगा तो अभी आपका ये कर्व फिटिंग टूल से तो हो गया, लेकिन मैटलैब में जो मैनुअल कर्व फिटिंग वो आपका भी हुआ नहीं है ना। तो आप जरा फंक्शन 1 खोलिएगा, इसको फुल स्क्रीन कर लीजिए, इस विंडो को ना फुल स्क्रीन कीजिए आप, मैटलैब का जो मेन विंडो उसको फुल स्क्रीन कीजिए। मैं दिखा रहा हूँ आपको प्रॉब्लम कहाँ पे। देखिए यहाँ पे आपने किया है फन 1 कांस्टेंट एक्स वाई बराबर कांस्टेंट 1 डॉट एक्स प्लस वाई, ठीक है। आपका ये सही है। अब आइए अनटाइटल पे चलते हैं। अब आपको दिख रहा होगा, अनटाइटल पे क्लिक कीजिए। हाँ, अब क्लियरली यहाँ पे विजिबल है कि आपका जो कोड है ना वो डी एक्स और वाई इतना ही तक रन कर पाया था, आपका वाई तक तो आ गया है। अब जरा यहाँ पे कीजिए ग्रिड ऑन होल्ड ऑन रन कीजिए, जरा ये केवल इतना सेलेक्ट कीजिए, ग्रिड ऑन होल्ड ऑन उतना रन कर दीजिए। हाँ, ये जरा रन हो जाए आपका, उसके बाद चलते हैं आगे हम।
ठीक है, अब देखिए आपका जो डिस्प्ले होगा मैटलैब का, देखिए उसमें ग्रिड आ गया होगा, ग्रिड आ गया है। सर ये पहले से रन हो रखा है। बस उतना ही था, लेकिन ग्रिड नहीं था बेटा, ग्रिड अभी आया है। ठीक है, अब देखिए आपने लिखा है कांस्टेंट इक्वल टू LSQCURVEFIT @function1, 0 0 x, y। इसको जरा रन कीजिए आप। कांस्टेंट केवल देखिए आती है कि नहीं आती है। केवल ये लाइन, केवल ये लाइन, सिंगल सिंगल लाइन नंबर 9 रन कीजिए। हमको एरर यहीं पे समझ में आ रही है। हाँ, रन कीजिए राइट क्लिक करके, इवैल्यूएट सेक्शन। कांस्टेंट की वैल्यू कहाँ चला गया? सर वो एक्चुअली मैंने हाँ सर मुझे एरर मिल गई। क्या एरर आया है? सर वो एक्चुअली मैंने क्या किया था, मैंने यहाँ पे एल की जगह पे 1 कर दिया था। अच्छा, वो तो यहाँ एल स्क्वायर करके। यस सर। लीनियर स्क्वायर सर कर्व यही तो फिट है ना मिस्टेक वो। थी। ठीक है, अब आपके पास ये देखिए यहाँ पे वर्क स्पेस में कांस्टेंट वैल्यू आई कि नहीं आई, देखिए फिगर को मिनिमाइज कर लीजिए और देखिए वर्क स्पेस में आपके पास एक कांस्टेंट करके वेरिएबल डिफाइन होना चाहिए। हाँ, कांस्टेंट आ गया है 2 वैल्यू। अब जाके आप पूरा रन कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप यहाँ से सीधे ना एडिटर विंडो पे क्लिक कीजिए, ऊपर एडिटर पे, एडिटर पे सबसे ऊपर एडिटर पे जाइए ना, सबसे ऊपर एडिटर पे, एडिटर एडिटर जहाँ पे एप्स प्लॉट्स है वहाँ पे एडिटर पे जाइए, एडिटर पे क्लिक कीजिए। अब यहाँ से देखिए रन करने का कमांड आ गया, रन कर दीजिए आपका। अब आप वो अपना प्लॉट वाला खोलिए, प्लॉट वाला सेव कर लीजिए। चलिए सेव कर लीजिए इसी नाम से। सर ये पहले से ही सेव है। ठीक है, ओके, तब सेव कर लीजिए। सेव अभी तक हुआ नहीं था, सेव कर लीजिए। हो गया सेव? हाँ, अभी जरा अपना यस सर। प्लॉट खोलिएगा, प्लॉट खोलिए, मैटलैब आइकन पे जाके प्लॉट खोलिए, सेलेक्ट कीजिए फिगर वाला। हाँ, अभी रन नहीं हुआ है, अब हो गया। यस ठीक है, सर। यस सर, थैंक यू सर। ओके ओके।